स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। श्रीनगर में 8वीं मुहर्रम का जुलूस बरामद हुआ। 30 साल बाद बरामद हुआ मुहर्रम का जुलूस। 8वीं का ये जुलूस 30 साल बाद बरामद हुआ है। मेयर जुनैद अजीम मट्टू भी इस जुलूस में शामिल हुए और इस जुलूस की जो समय सीमा थी, जो अवधि थी, वो 2 घंटे बढ़ाई गई। तो इस वक्त ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। श्रीनगर में 8वीं मुहर्रम का जुलूस बरामद हुआ है 30 साल बाद, बल्कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 34 साल बाद ऐसा हो पाया है। और ये मुहर्रम का जुलूस बरामद हुआ है। मेयर जुनैद अजीम मट्टू भी इस जुलूस में शामिल हुए और इस जुलूस की जो अवधि है, जो समय सीमा तय की गई थी, उसमें अब 2 घंटे का इजाफा, 2 घंटे की और ढील दे दी गई है। साल के बाद गुरु बाजार से डल गेट तक जुलूस जो है वो चल रहा है आगे और डेफिनेटली एक हिस्टोरिक डिसीजन है, तारीखी फैसला है। और मैं समझता हूं कि इस तारीखी फैसला जो गवर्नमेंट ने लिया है, इसमें मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं पूरी शिया कम्युनिटी को कि उन्होंने बड़े वोट हमारे साथ काफी कोऑपरेट कर रहे हैं और जुलूस अभी पुरअमन तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसको एक खुशी की तरफ से देख रहे हैं। आज हमारे मातम है, आज पूरे यहाँ ये खाली शिया लोगों की डिमांड नहीं थी, ये पूरे मुसलमानों की डिमांड थी, पूरे कश्मीर लोगों की डिमांड, चाहे उसमें पंडित लोग थे, चाहे सरदार थे, वो भी अपने अपने तरीके से यहाँ पानी बांटते हैं, जूस बांटते हैं, कोई भी किसी को भी अपनी खिदमत करते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि जो आज 34 साल के बाद हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आज ये परमिशन पहले बार किया। मैं गवर्नमेंट से यही अपील कर रहा हूँ, क्योंकि 10 मुहर्रम का भी ऐसे ही अलो कीजिए। अच्छा, अगर हम इंतजामिया के हवाले से बात करें तो कैसे देखते हैं? इंतजामिया की तरफ से मैं आज देखो, आज जो हमारे यहाँ श्रीनगर की मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त मैं इंतजामिया से शुक्रिया कर रहा हूँ, क्योंकि आप उनको देखना आइंदा इंशाल्लाह, ये क्योंकि कुछ घंटों के पहले ही इसको परमिशन मिला। अगर इसको 1 हफ्ते से पहले, 1 महीने से पहले हुआ, यहाँ पूरे अरेंजमेंट होंगे। मगर फिर भी मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिशन श्रीनगर से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी की रीजन से पूरा यहाँ अरेंजमेंट किया, म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से पूरा इंतजाम किया, उसके लिए मैं शुक्रिया कर रहा हूँ। पूरा यहाँ कश्मीर के लोग, देखो सारे लोग यहाँ वैली से आ रहे हैं। यहाँ हम अगर इसका थोड़ा सा टाइम ज्यादा होगा, यही 9 बजे से स्टार्ट होगा, 8 बजे से स्टार्ट होगा, यहाँ कम से कम लाखों लोग होंगे। मगर फिर भी आप देखिए, आपको खुद यहाँ वाकिफ हो, आपको खुद नजर आ रहे हैं कितने लोग यहाँ, फिर भी मुझे लगता है 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ जमा होंगे, क्योंकि यहाँ 50,000 से, देखो जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, अभी तो आधा घंटा अभी भी है, अभी आप देखिए 1.5 लाख तक 8 बजे तक जमा होंगे, क्योंकि लोगों को भी ये पता है, क्योंकि 6 बजे वहां से परमिशन मिला, 8 बजे क्लोज नहीं होंगे, क्योंकि लोग अपनी मातम कर रहे हैं। कम से कम उनको भी लगेगा 4-5 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कम से कम 1.5 लाख इसमें ज्यादा। तो ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये तकरीबन 30 साल, बल्कि जैसा मैंने कहा कि हमारे रिपोर्टर कफील बता रहे थे हमें, सरोज कफील के 34 साल बाद ये मौका आया है। 34 साल बाद इस तरह से ये जो 8वीं का जो जुलूस है, जो यहाँ निकला करता था रिवायती तौर पर, इससे काफी लंबे अरसे के बाद यह मौका मिला है। और इसके लिए ये 8वीं मुहर्रम का जुलूस गुरु बाजार से ये बरामद हुआ, ये जुलूस, और डल गेट पर इसे जाना था। इसकी आखिरी मंजिल जो है जुलूस पर श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मट्टू भी शामिल रहे। पिछले कुछ दिनों से शिया मुसलमान की तरफ से लगातार इसको लेकर इजाजत दिए जाने की कोशिशें की जा रही थी, जो मान ली गई हैं, और अब ये नज़ारा आपके सामने है। तो 34 साल बाद का ये नज़ारा आप देख रहे हैं, और इस पे बहुत ही पुरसुकून अंदाज में अमन शांति के साथ ये जुलूस निकला, बहुत ही डिसिप्लिन वे में निकला। और इसी बात को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे
कि ये जो जुलूस बरामद हुआ है गुरु बाजार से लेकर डलगेट तक इसे जाना था। सरोज कफील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रास्त हम उनके पास चलते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। सरोज, क्या कुछ तब्दीली हुई है? क्या जो इसका जो पीरियड था, टाइम पीरियड था, क्या टाइम स्पैन था, उसमें कुछ इजाफा किया गया है? क्योंकि पहले ये खबर थी कि सुबह 6 से 8 बजे तक, लेकिन जिस तरह से एक लंबे अरसे के बाद इसकी शुरुआत हुई और काफी अच्छे तरीके से पुरसुकून अंदाज में ये जुलूस चल रहा था, क्या अपडेट है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है विशाल कि कल जब अभी हमारा जिक्र भी हुआ था कि एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 घंटे का प्रोसेशन रखा था सुबह 6 से लेकर 8 तक, लेकिन लातादाद लोग हैं इस वक्त जो इस प्रोसेशन का हिस्सा बन रहे हैं। आपको बता दें हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं, दूर दराज इलाकों से लोग आए हैं, बांडीपुरा, कुपवारा, बडगाम जैसे इलाकों से लोग आए हुए हैं। और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको बता दें, आप अभी भी देख रहे होंगे, कुछ दृश्य देख रहे होंगे, तो ये जो आप इस वक्त यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये पहले जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे सुबह 6 बजे के करीब, ये वो लोग हैं इस वक्त। और यहाँ पे ही डलगेट में जो इमाम बाड़ा है, अभी वो लोग वहाँ पे जा रहे हैं। और आपको बता दें कि पूरा मन जो है सुकून के साथ जितना भी ये प्रोसेशन है ये पेश आया। तो इसको मद्देनजर देखते हुए अभी यहाँ पे डीसी आए हुए थे और उन्होंने देखा और उनको रिक्वेस्ट की गई, जितने भी यहाँ पे प्रोसेशन में लोग मौजूद हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जो हमारे प्रोसेशन है ये पूरा मन चल रहा है और उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए। और ऑन स्पॉट जो डीसी है असद, उन्होंने अप्रूवल दिया, अलाउ किया कि जो प्रोसेशन है ये कुछ देर और चले। हालांकि अभी कोई टाइम फिक्स नहीं हुआ था, पहले ये भी कहा जा रहा था कि 10 बजे तक ये प्रोसेशन रहेगा, लेकिन जिस हिसाब से हम देख रहे हैं और जिस हिसाब से हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों का कहना यही है कि करीब कम से कम 3 बजे तक जो ये प्रोसेशन है ये लगातार यहाँ पे चलता रहेगा। और कहीं ना कहीं वो इस चीज से भी होपफुल है कि आने डे आफ्टर जो 10 मुहर्रम है उस दिन के लिए भी वो काफी होपफुल है कि शायद 10 मुहर्रम को भी जितने भी यहाँ लोग हैं जो प्रोसेशन में आएंगे उनको अलाउ किया जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम नजीर अहमद है एंड आई नून नन्ना जी। अच्छा नजीर साहब, ये बताइए कि एक बहुत ही हिस्टोरिकल मूव रहा है 34 साल बाद गुरु बाजार से लेकर आज डलगेट तक। अनफॉर्चुनेट वी वर नॉट एक्सपेक्ट दिस, लेकिन हम बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के कि उन्होंने हमें अलाउ किया ये जुलूस। और हमें आगे भी उम्मीद है कि 10वां मुहर्रम जो निकलने वाला है उसका भी हमें इंशाल्लाह इजाजत मिलेगी। अच्छा ये बताइए कि लोग जो है खाली श्रीनगर से नहीं है, गुरु बाजार मैसूर बहुत जगह मैं अभी देख रहा था कि उड़ी से भी लोग आए। उड़ी यहाँ से इट इज अबाउट 150 किलोमीटर फ्रॉम हियर, वहां से भी लोग आए हुए। मैं अभी देख के आया उनको, वो भी आए हुए हैं, बांडीपुरा से आए हैं, कुपवाड़ा से आए हैं, बारामूला से आए हैं, एवन एज ये काजीकुंड से आगे एक जगह है वहां से भी लोग आए हुए हैं। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। अगर हम देखें गिवन द सर्कमस्टांसेस पिछले 34 साल के बाद हिस्टोरिक मूव है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज हिस्टोरिक, ये बिल्कुल हिस्टोरिक मूव है कि 34 साल हमने ये घरों में किया है, हजरीबल में किया है, लेकिन इस रास्ते से हम कभी नहीं आए। आज हम बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के, उन्होंने हमें अलाउ किया है ये, और उम्मीद है आगे भी अलाउ करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को कुछ ऐसा भी कहना था जो प्रीवियस रिजीम्स है यहाँ पे वो कम्युनिटी बेस्ड जो सियासत खेलते थे वो अब नहीं दिख रही। नहीं, वो दिखती नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल हमारा जो ये मातमी जुलूस है ये बिल्कुल सियासत से बालातर है। इससे सियासत से कोई वाबस्तगी नहीं है, बिल्कुल अलग है सियासत से। सियासत और इसका अलग अलग, ये दो अलग अलग चीजें हैं। सियासत अलग है और मातमी जुलूस अलग है। अच्छा अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, हमने इंतजाम देखे, बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए थे। आप एम्बुलेंसेज की बात कर लें, जगह जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं, और उसको कैसे देखते हैं? वो आप ऐसे देखते कि हमें अगर आप आज कल परसों दिन अगर इन्होंने आज ये अलाउ किया होता ना, इससे भी ज्यादा इंतजाम होते कि ये आज सडनली इनको करना पड़ा, रात के वक्त इनको करना पड़ा। ये जो आप देख रहे हैं इंतजाम, चाय होती है कहीं पे शरबत मिलती है, कहीं पानी मिलता है, ये सब अनफॉर्चुनेट हो गया। रात के वक्त 2 घंटे 3 घंटे में इन्होंने सब किया है। हम बहुत शुक्रगुजार है उन लोगों के भी जिन्होंने ये सबीलें लगाई है, बहुत शुक्रगुजार है हम लोगों को। तो कहीं ना कहीं ज्यादा वक्त मिला होता तो प्रिपरेशंस और बहुत ज्यादा, लोग भी ज्यादा तादाद में होते हैं। लोग अभी भी ज्यादा तादाद में आएंगे। इनका जो प्रोसीजर लोग, इनका जो ये था, इन गवर्नमेंट ने हमें बताया था सवेरे 6 बजे से 8 बजे तक, फिर उन्होंने अपना डिसीजन चेंज करके 6 से 11 तक। अभी मैंने सुना है कि अभी गवर्नमेंट बोल रही है आप चलिए, आस्ते से चलिए, जितना टाइम लगेगा हमें उससे कोई नहीं है, लेकिन आप चलिए, आस्ते से चलिए और बिल्कुल पूरा मन चलिए। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तस्वीर भी बदल रही है कश्मीर की, और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे आपने देखा होगा अभी ईद पे भी जामा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दी थी, या ईदगाह में, तो उम्मीद है कि अब ईद में या जो भी कोई फंक्शन होगी जामिया मस्जिद में या हजरत बल शरीफ में जो भी कोई फंक्शन होगी हमें अलाउ करेंगे वो।
इससे आगे हमें अलाउ करेंगे वो। और पैगाम क्या रहेगा आपका? पैगाम यूनिटी का है और कुछ नहीं है, आपस में भाईचारा रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया शुक्रिया। तो देखा आपने विशाल, सब जी। एक यूनिटी, एकजुटता का पैगाम लेके आ रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पे और यही मैसेज दे रहे हैं कि काश उनको सरोज मैं चाहूंगा आप जो है वहां पर पहले मौजूद मिल गया कुछ होता तो- बच्चों से बात करें। उन बच्चों के लिए ये आज का दिन का मतलब क्या है, हुसैन का जो पैगाम था उसको किस तरह से देखते हैं, हुसैनियत के क्या माने हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कुछ लोगों से जुड़ने की। आप थोड़ा सा वक्त दे देंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप बात करें। थोड़ी सी भीड़ है इस वक्त यहाँ जी, पे बिल्कुल। और कुछ देर बाद फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे हम इनसे। तो आपको बता दूं कि जैसे हमने आपसे कहा था कि 34 साल बाद एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल मूव रहा ये, और कहीं ना कहीं जब ये विशाल बताएं आपको कि जब हम यहाँ पे लोगों से भी बात कर रहे हैं तो सीधा उन्होंने ब्लेम दिया है। वो कह रहे हैं कि जो यहाँ की प्रीवियस रिजीम्स या प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन थी वो ये स्टेप क्यों नहीं उठा पाए। 34 साल बाद एक जो इतनी बड़ी तब्दीली आई, इतना बड़ा हिस्टोरिक मूव हुआ, वो आज हुआ है, वो पहले भी हो सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो यहाँ की पहली पॉलिटिकल पार्टीज है जी। वो जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी खेलते थे वो हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं, ऐसे लोगों का कहना है। और उनका कहना है कि अब ऐसी किसी भी किस्म के झांसे में हम नहीं आएंगे जहां पे धर्म के आधार पे हम लोगों को बांटा जाए। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और जैसा अभी हम लोगों की बात भी हुई थी इससे पहले भी कि कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पे बंदिशें लगी हुई थी किन्हीं कारणों की वजह से, आप कह लीजिए पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या हालातों की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो लोग भी होपफुल है कि वो बंदिशें भी कहीं ना कहीं अब खत्म होती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं विशाल की कश्मीर की तस्वीर जो है वो बदल रही है इस वक्त। आप धर्म के हिसाब से बात कर ले, आप पॉलिटिकली बात कर ले, या आप एक ग्रास रूट लेवल पे बात कर ले, तस्वीर जो है वो बदल रही है। जी विशाल। जी सरोज, तो इस वक्त हम इस पर इजाजत चाहेंगे ताकि फिर हम दोबारा जरूरत हो आपके पास आए, आपसे अपडेट ले। चूंकि लगातार जैसा आपने बताया कि 6 से 8 का वक्त था, लेकिन अब वो वक्त इस वक्त 10 से भी ज्यादा बच चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि शायद ये जो इंतजामिया ने उन्हें इजाजत दी है वो और ज्यादा लंबा भी वक्त खींच सकता है। इसका मतलब साफ है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे भी इत्मीनान है कि ये बहुत ही अमन और शांति के साथ ये जुलूस चल रहा है, प्रोसेशन आगे बढ़ रहा है और शायद इसमें ढील दी जा सकती है और उम्मीद बढ़ गई है 10वीं मुहर्रम को लेकर भी। हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। सरोज, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। प्रिंस खान का गुर्गा गिरफ्तार, संगठित अपराध के खिलाफ 1 सप्ताह में ताबड़तोड़ एक्शन। रांची के रिम्स में 1 सप्ताह से ठप है 3 बैच के छात्रों की पढ़ाई, विवाद का खामियाजा भुगत रहे 920 मेडिकल छात्र। हेमंत कैबिनेट में हुए 29 जन कल्याणकारी फैसलों का मंत्रियों ने स्वागत किया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने पेपर लीक होने पर 10 साल सजा और 1 करोड़ के जुर्माने के प्रावधान का स्वागत किया। प्रिंस खान का शातिर गुर्गा गिरफ्तार, अपराधी अफजल अंसारी गिरफ्तार। एटीएस ने अफजल अंसारी को दबोचा। तोपचांची में बमबारी करने का आरोप, गोविंदपुर में गोलीबारी करने का आरोप। झारखंड में संगठित अपराध के खिलाफ एटीएस ने 1 सप्ताह में 109 ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें 11 शातिर अपराधी पकड़े गए जबकि 80 संदिग्ध सत्यापित किए गए और 45 संदिग्धों से पूछताछ हुई। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जय के लिए। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10।
भारी बारिश से ऊपरी शिमला को खासा नुकसान पहुंचा है। जी हां, अब बात करें हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों जो हालात है वो काफी ज्यादा बिगड़े हुए हालात हैं, खासतौर से बारिश की वजह कर। और अब फिर जो खबर है उसके मुताबिक भारी बारिश से ऊपरी शिमला को खासा नुकसान पहुंचा है। सेब के बागीचों और सड़कों को सबसे ज्यादा नुकसान। मंडियों तक सेब को पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बन गई है, एक मसला बन गया है, बड़ी समस्या बन गई। जिले में अब तक 43 मौतें हो चुकी हैं। इस जिले की बात की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ ये जो जिला है ऊपरी शिमला का खासा नुकसान है। इस जिले में अब तक जो है वो 43 मौतें हो चुकी हैं, 22 लोग घायल हैं, 4 लापता बताए जा रहे हैं, 72 मवेशी मारे गए हैं, 102 पक्के और 67 कच्चे मकान जमींदोज हो गए हैं। 2235 पक्के और 1256 कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा है। और कुल जो बताया जा रहा है कि इस बारे में अब तक 1500 करोड़ यानी इस जिले के से बात की जा रही है रुपए से ज्यादा का नुकसान भी हुआ है। तो ये वहां पर हालात हैं ऊपरी शिमला में खासतौर से। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही आ रही है जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आखिर सेबों को जो मंडी तक पहुंचाया जाए, वो एक बड़ी समस्या बन गई है। चूंकि सड़कें अक्सर जो है वो टूट चुकी हैं, खासतौर से रिमोट एरिया जो सड़कें हैं वो टूट गई हैं, पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हैं। तो इसका सामना करना पड़ रहा है खासतौर से बागवानों को। उनकी ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे रणवीर के पास। चलते हैं रणवीर, लगातार हिमाचल प्रदेश में जो है इस मानसून में हिमाचल प्रदेश में तबाही देखी जा रही है। बीच में कुछ दिनों के लिए बारिश थोड़ी थमी जरूर थी, लेकिन फिर से बारिशों का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है। ऐसे में इस वक्त क्या स्थिति वहां पर है, वेदर फोरकास्टिंग क्या है, सरकार की आगे कार्य योजना क्या है? जी हाँ, देखिए इस वक्त हम जो है ऊपरी शिमला की तरफ जा रहे हैं। हम ठियोग और छैला के बीच में देखिए जो जख्म मिले हैं इस आपदा में उसके निशान देखिए, और जो तबाही हुई है वो जरा देखिए और उनके बारे में सोचिए जरा, जिनकी गाड़ी कमाई अपनी जीवन भर की पूंजी जब वो अपने मकान में लगा देता है और फिर ये स्थिति बन आती है। जरा देखिए यहां अभी किस तरह की स्थिति बनी हुई है। एक तस्वीर और हम आपको दिखा दें, इस तरफ की जरा तस्वीर दिखा दें कि ये जो है पूरा खतरा यहां पर बना हुआ है। और यहां पर किसी का रोजगार चलता था और ढाबा चलता था, वॉशिंग सेंटर चलता था, अब ये पूरी तरह से बंद है क्योंकि यहां पर खतरा जो है मंडराया हुआ है कि ये कभी भी नीचे धंस सकता है। कारण बहुत सारे स्थानीय लोगों से जानते हैं कि आखिर वजह क्या है, क्या गलत निर्माण है या कुछ और है, और नुकसान कितना हुआ है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीलानंद शर्मा जी। जरा बताएं कि ये कब और कितना नुकसान हुआ है। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि बहुत हुआ जी, ये बारिश में बहुत बड़ा आपदा आई यहाँ पे। तो ये रोड ही पूरा कट गया है, सारा रोड नीचे धंस चुका है, बिल्डिंग नीचे जा चुकी है। इनका रोजगार था यहाँ, एक लड़का है पर से ब्लेड से उसका है यहाँ, वो भी धंस गया है नीचे। और बाकायदा ये धंसता ही जा रहा है, दिन पर दिन ये नीचे बैठता जा रहा है। पहले ये थोड़ा सा गया, अब ये देखिए रोड की हालत। हाँ। रोड बिल्कुल नीचे बैठ चुका है। और इधर आप आगे को देखेंगे, आगे को जो एक ये व्हाइट हाउस कैफे मेरा है, इसके नीचे से पूरा ये धंस चुका है, जिसमें तिरंगा हाँ जी, इसके साथ से पूरा नीचे से धंस चुका है और ये पूरा नाले तक गया है आगे तक। इसमें दिन पर दिन इसमें बढ़ोतरी हो रही है, कम कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, ये बिल्कुल नीचे एकदम सीधा बैठ रहा है जी। ये तो आगे पूरी सड़क को नुकसान है, आपके घर को भी? हाँ जी, मेरे घर को नुकसान है जी। मैंने अभी भी पर कुछ अपनी सेफ्टी के लिए तरपाल वगैरह लगाए हैं और पीछे डंगे की सोच रहा हूँ। वो बिल्कुल मेरा भी जो है दरारें आना शुरू हो गई है, मतलब इतना नहीं जितना यहाँ हुआ है, लेकिन पर अभी पहुंच रहा है, ये नाले तक गया। आप अगर आगे तक जाएंगे तो पेड़ पूरे गिर चुके हैं, पेड़ सारे नीचे एकदम से फ्लैट हो चुके हैं और ये बैठता दिन पर दिन प्रतिदिन बैठता जा रहा है। और लगता है ये मकान किसका है? जब ये घटना हुई कोई था तो नहीं? कोई नहीं था जी, इसमें कोई नहीं था। लेकिन ये बरसात में हुई रात भर, पहले ये रोड पूरा बन चुका था, अभी ये लेटेस्ट बना था रोड। ये इसको रोड को बने हुए 15 से 20 दिन हुए थे। उसके 5-7 दिन बाद इसमें हल्की सी दरार आई, उसके बाद ये बढ़ती चली गई। अब ये नौबत है कि अब ये बहुत नीचे जा चुका है। जरा ये बताएं, हम देख रहे हैं, थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे, शायद कैमरा की नजर वहां तक जाएगी या नहीं। कुछ डंपिंग भी हमें नजर आ रही है, क्या लगता है? अभी हुई है जी, ये लेटेस्ट डंपिंग हुई है जिसके कारण नाला इधर को आ गया है। अच्छा, इस डंपिंग की वजह से नाला का जो कोर्स है वो मुड़ गया है, वो इधर को आ गया है, जिसके कारण से ये
तेजी से जा रहा है, तेजी से। डंपिंग किसने की है अगर आप बता अभी पाए? है जी, गांव में इनकी अपनी जमीन होगी, किसी की है। मैं भी खुद यहाँ के लिए नया हूँ, मैं दिल्ली में होता था, अभी आया हूँ जस्ट यहाँ। मैंने अभी व्हाइट लोकल है लोकल हूँ जी यहाँ का। तो बाकी इन्होंने करवाया, गांव वाले है कोई, उन्होंने करवाई है डंपिंग। वो भी बैठती जा रही है, डंपिंग भी साथ में आप देखेंगे, पार उसमें भी दर्रार है, सब बैठती जा रही है। चलो नई डंपिंग है, बैठ रही है, बट ये इसके साथ ये भी जा रहा है। इससे तो जो आसपास का इलाका है, अभी हम आगे की तरफ भी जाएंगे, सेब को भी नुकसान बताया जा रहा है, रोड्स बंद है, इवन की खेत तक भी गए हैं नीचे, रोड आगे बंद है। रोड आप बताओ, छैला से कोटखाई तक का जो रोड है वो मैक्सिमम उसमें बीच में आपदा है, मतलब जा चुका है वो रोड, इतनी बारिश के कारण। कोई राहत अब तक मिली है? कोई आप आया है आपसे? कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया। हम लोग खुद ही कर पा रहे, कोई नहीं आया हमारे पास यहाँ मिलने। हम खुद ही कर रहे हैं, जितना अपने से बचा सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते। ये जिनका घर है वो कहाँ है? ये इधर ये जी गांव में ऊपर उनका ना, वो भी क्या करेंगे, पकड़ के तो बैठ नहीं सकते। अब गया तो वो बैठ ही गया पूरा दिन ब दिन। मैं कह रहा हूँ ना आपको, ये प्रतिदिन इसमें थोड़ा सा फर्क आपको मिलेगा कि ये नीचे बैठ रहा है। कोई सरकारी मदद नहीं मिली? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं मिला जी। आंकलन हुआ? कोई पटवारी आया? पटवारी भी नहीं आया जी। हमने पटवारी को मैसेज भेजे, फोटोग्राफ भेजे, उन्होंने वहीं से बोला कि आप ऊपर चल जाओ, तरपाल ले लो। एक तरपाल ले लिया, बाकी खुद लाने पड़े सारे, फिर भी अभी तक कोई नहीं आया यहाँ। ये देख रहे हैं हम, ये तो पत्थर लगाए। हाँ जी, ये पत्थर ये पीडब्ल्यूडी वालों ने लगाया है जी। पीडब्ल्यूडी वालों ने सारा जितना भी वो किया है, सेव किया है, यहाँ की भी यहाँ से ना जाए। नीचे भी बोर्ड लगाए, ऊपर भी की हैवी व्हीकल यहाँ से बाधित किए जाए। हमने रिक्वेस्ट की थी हैवी व्हीकल को बाधित करने के लिए, फिर भी नहीं कोई सुनता। नीचे एक बोर्ड लगाया, ऊपर भी बोर्ड लगाया पीडब्ल्यूडी वालों ने, फिर भी इसमें हैवी व्हीकल आ ही रहे हैं। जरा जगह दीजिए। देखिए क्या तस्वीरें हैं और सरकारी मदद। देखिए आपदा बहुत बड़ी है, शायद यहां तक पहुंचे ना पहुंचे वो तो बाद का मसला है अब, लेकिन जो जख्म मिले हैं, जो तस्वीरें हैं, इसमें देखिए ये मानवीय चूक भी यहां पर सामने आ रहे हैं। जिस तरह से जो स्थानीय निवासी हैं वो यहां पर बता रहे थे, जरा मंजर देखिए। हम जितना आगे चलते जाएंगे सड़क के साथ साथ, उसी तरह आपको ये इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की वानगी देखने को मिलेगी। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये सड़क के बराबर था, ये सीधा था जी, बिल्कुल सामने था। यहाँ गाड़ी लगती थी, ऊपर ये सीधा था, बिल्कुल रोड के बिल्कुल ऐसे लेवल में था। ये लेंटर रोड पे था ये। तो ये लेंटर ये बता रहे हैं कि ये बिल्कुल रोड के साथ था, और ये भी बता रहे इसके साथ ठीक नीचे जो है डंपिंग हुई है। और ये बता रहे हैं कि इधर जो एक छोटा नाला बहता था, ये डंपिंग की वजह से शायद जो है नाले ने अपना जो रुख है वो बदल दिया, उसका जो कोर्स है वो चला गया। तो अब इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के मंजर यहाँ पर देखिए। मुस्कान ढाबा एंड रेस्टोरेंट, तो किसी का रोजगार यहाँ पर चलता था, वो अब सारा आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से ये अब तबाही की तस्वीरों के अलावा और कुछ नहीं बचा है। जी बिल्कुल। तो रणवीर, अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये बहुत संभव भी क्या दिखता है कि इस तबाही के बाद 2-3-4 दिनों के अंदर ही तमाम चीज़ों को रेस्टोर कर लिया जाए और तमाम राहत कार्य पहुंचा दिया जाए। पहले तो मुझे लगता है कि जहां कहीं भी लोग फंस गए थे, सैलानी फंस गए थे, उनको वहां से सुरक्षित बाहर निकालना, प्राथमिकताएं सरकार की क्या है ऐसे समय में? मेरा सवाल दरअसल यह है, चूंकि फिर से वैसी स्थिति बनने वाली है, फिर से बारिश या ज्यादा बारिश का जो है पूर्वानुमान भी है मौसम विभाग का। देखिए आपदा के समय में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो होती है आपकी जान का नुकसान ना हो। ये संपत्ति, ये पूंजी तो इंसान जो है दोबारा अगर वो खुद जिंदा रहे वो जो है वो फिर बना सकता है, लेकिन जान बेशकीमती होती है। एक बार चली जाए तो फिर उसकी भरपाई जीवन भर नहीं हो सकती, उसके परिवार को जो है जख्म मिलते हैं। तो राज्य सरकार की भी प्राथमिकता यही है। मुख्यमंत्री से कई बार हमने बात की, मंत्रियों से बात की, उन्होंने ये कहा कि सबसे पहला जो काम है वो है इंसानी जिंदगी को बचाना। रेस्क्यू ऑपरेशन भी किस तरह से चला है वो हमने देखा है, वो जाहिर सी बात है कि उसको काबिले तारीफ कहा जा सकता है। 176 जाने फिर भी चली गई, एक जान का जाना भी जो है वो सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी कोशिशें सरकार की तरफ से हुई। सरकारी आंकड़ा तो यही है कि 70,000 लोगों को अलग अलग जगहों से रेस्क्यू किया गया। लेकिन अब जैसा आपने कहा कि अभी खतरा टला नहीं है, अभी भी सबसे बड़ी जो जरूरत वो है जान बचाना। लेकिन जहां पर इस तरह की स्थिति है
थोड़े थोड़े जख्मों पर मरहम लगाना भी जरूरी है। जी। जिनको आपदा से नुकसान हुआ है, किसी के जेब में, मान लीजिए जैसे यहां पर जिक्र किया जा रहा है कि इन्होंने पैसे भी अपने पैसों से यहां पर तरपाल खरीदा है, किस तक ताकि और ज्यादा नुकसान ना हो, चाहे तरपाल लगाना हो, कुछ क्रेट वॉल लगानी है, या फिर आपने डंगा ही देना है, कोई काम शुरू करना है, तो उसके लिए भी थोड़ी मदद यहां पर मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई यहां तो कोई नेता भी नहीं आया अभी तक, और मंत्री जरूर जो है आज गए हैं इस इलाके का दौरा करने के लिए, यहां पहुंचते या नहीं पहुंचते ये पता नहीं। लेकिन ये वानगी सिर्फ यहां तक की नहीं है, जो लोग हमें बता रहे हैं, स्थानीय लोग बता रहे हैं, ऐसी जो है सैकड़ों जगह हैं जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और तस्वीरें देखिए कि आप ये स्ट्रेच देखिए, कितना लंबा स्ट्रेच है कि यहां पर अभी भी किस तरह से खतरा बना हुआ है। जी, और ये अगर आप देखेंगे जो दरारें पड़ी हुई है, ये आगे जो है इस ये जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड ये बिल्डिंग नजर आ रही है, इस पर भी जो है अब खतरा जो है बना हुआ है। जी बिल्कुल रणवीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और आपने जो विस्तार से चीजें बताई है, दिखाई दर्शकों को। और ये अभी हमें रणवीर बता रहे थे किस तरह से वहां पर लगातार नुकसान हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में बारिश ने क्या तबाही लाई है। और रणवीर, आपके सब दोबारा हाजिर होंगे, फिलहाल आगे बढ़ेंगे और कुछ और अहम खबर, और इसके साथ ही हम आपको बता दें यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। से हुए विवाद के बाद आक्रोशित पत्नी ने सो रहे पति को लाठी डंडों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। पति बंदेश्वर उरांव और पत्नी सस्ती के बीच में अक्सर विवाद होता था। पलामू में बीएसएफ के जवान ने पीडीएस डीलर पर तलवार से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पड़वा थाना क्षेत्र के गोलहना गांव में जमीन विवाद को लेकर झड़प हुई थी। दुमका नगर थाने की पुलिस ने बाइक चोरी के आरोपी 3 युवकों को गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया है। ये युवक गोड्डा के रहने वाले थे। पकड़े गए आरोपियों में आरिफ रजा, अब्दुल सत्तार और इरफान अंसारी शामिल हैं। झारखंड क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, रांची के जेएससीए ग्राउंड को टेस्ट मैच की मेजबानी मिली है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं न्यूज 18 जेके पर ब्रेकिंग एट 10। शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई, वर्षों से दफ्तरों में बाबूगिरी कर रहे शिक्षकों पर शिकंजा, सुक्खू सरकार का फैसला। 41 रसूखदार टीचरों की तैनाती के आदेश किए रद्द। डेपुटेशन और सेकेंडमेंट आधार पर तैनाती के आदेश रद्द। इनमें ज्यादातर अफसरों और राजनेताओं की मास्टरनी बीवियां शामिल। एजुकेशन डायरेक्टरेट डिप्टी डायरेक्टर, ब्लॉक एजुकेशन दफ्तरों में बाबूगिरी कर रहे थे ये अध्यापक। तो इस वक्त एक काफी ये अहम खबर है, ये कहा जा सकता है। और इस पर जिस तरह से सुक्खू सरकार ने एक्शन लिया है, जिससे एक साफ जो है संदेश है कि किस तरह से व्यवस्था परिवर्तन या सत्ता परिवर्तन, जो जैसा सुक्खू कहते रहे हैं सुखोदन सुक्खू की हम सत्ता परिवर्तन के लिए बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, तो क्या इसमें ये झलक दिखाई दे रही है? क्योंकि शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, वर्षों से दफ्तरों में बाबूगिरी कर रहे शिक्षकों पर शिकंजा कसा गया है। सुक्खू सरकार का फैसला है कि 41 रसूखदार टीचरों की तैनाती के आदेश किए गए राजद, डिप्यूटेशन और सेकेंडमेंट आधार पर तैनाती के आदेश रद्द। इनमें ज्यादातर अफसरों और राजनेताओं की मास्टरनी बीवियां शामिल हैं। हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र।
मैं ये जानना चाहूंगा कि जो भी ये फैसला है उसमें ये जो इस तरह की जो बात है कि बाबूगिरी यानी टीचरों की बाबूगिरी कर रहे थे ये अध्यापक, ये जो टीचर्स हैं, तो ये मतलब क्या है इसका, और ये बाबूगिरी खत्म करने का मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसको किस तरह से समझा जाए? क्योंकि वर्षों से दफ्तरों में बाबूगिरी कर रहे शिक्षकों पर शिकंजा कसा गया है, किस तरह की बात है ये? समय से टीचर्स जिनकी तैनाती स्कूलों में होती है वो डेपुटेशन पर या हेड ऑफिस में चले जाते हैं, चाहे वो शिक्षा निदेशालय हो या फिर जिला में डीओ ऑफिस हो, वहां पर वो चले जाते हैं, डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस चले जाते हैं। तो ऐसे में लंबे समय तक ये टीचर्स अपने मनचाही पोस्ट पर रहते हैं और लगातार वहां से फिर पूरी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ऐसे आरोप लगातार चाहे वो शिक्षक यूनियन हो या फिर अलग अलग जो शिक्षक संगठन है उनकी तरफ से लगाए गए हैं। और अब ये प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है क्योंकि काफ़ी रसूखदार ये टीचर्स होते हैं। अब जैसे सपोज किसी टीचर्स की ड्यूटी दूर दराज के स्कूल में लग जाती है, वो अपने राजनीतिक रसूख का फायदा उठाकर, पहुंच का फायदा उठाकर डेपुटेशन पर के आधार पर शिक्षा निदेशालय शिमला पहुंच जाते हैं और वर्षों तक यहाँ तैनात रहते हैं। तो इस प्रकार से एक शिक्षकों का पूरा एक ग्रुप बन गया था जो लगातार अपना जो मूल काम है पढ़ाई का उसको छोड़कर अब या तो शिक्षा निदेशालय में बैठे हैं या फिर डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में बैठे हैं। इसी के ऊपर लंबे समय से प्रदेश सरकार ने अब नजर प्रदेश सरकार बनाए हुए थी और अब ये बड़ा फैसला लिया है इन टीचर्स की यहां से उनके मूल स्थान पर जहां उनकी तैनाती सरकार के द्वारा की गई थी वहां भेजा गया है, या फिर जो शिक्षक लंबे समय से यहां क्लरिकल काम कर रहे थे उनको स्कूलों में उनके मूल काम पढ़ाने के लिए भेजा है। तो लंबे समय से ये टीचर्स यहां पर स्थापित थे और अब यहीं से अपना सिस्टम चला रहे थे। लेकिन अब सरकार ने, क्योंकि समय समय पर कई सरकारों से, पिछली सरकारों से भी इस प्रकार की मांग उठती रही है कि जो शिक्षा निदेशालय में टीचर्स तैनात हैं या फिर डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में टीचर्स तैनात होते हैं उनको उनके मूल कार्य पढ़ाने के लिए भेजा जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में स्कूलों में बड़ी संख्या में रिक्त पद हैं, चाहे वो प्राइमरी टीचर्स की बात हो या फिर एलिमेंट्री टीचर या सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में टीचर्स की लगातार पद रिक्त चल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो टीचर्स तैनात हैं उनमें से अधिकांश कुछ टीचर्स अपना मूल कार्य छोड़कर शिक्षा निदेशालय में और डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में तैनात हैं और वहां पर अपना सिस्टम चलाए हुए हैं। मनचाहा स्टेशन लेने के चक्कर में ये सारे जो जुगाड़ हैं हम कह सकते हैं वो लगाए जाते हैं। लेकिन सरकार ने पिछले कल देर शाम को ये निर्णय जारी किया और लगभग 40 से अधिक टीचर्स की ट्रांसफर की गई है और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि इसके बाद एक और लिस्ट प्रदेश सरकार जारी कर सकती है और टीचर्स जो लंबे समय से प्रदेश मुख्यालयों में तैनात हैं उनकी, या फिर जिला मुख्यालयों में या प्रदेश मुख्यालय में तैनात हैं उनकी ट्रांसफर यहां से की जा सकती है और स्कूलों में पढ़ाई के लिए भेजा जा सकता है। इससे तो एक तरफ जो कह सकते हैं ग्रुप टीचर्स का बना था वो भी टूटेगा और दूसरी तरफ जो लगातार कमी शिक्षकों की चल रही है विभिन्न स्कूलों में उसको कम करने के लिए भी सहायता मिलेगी। तो बड़ा कदम प्रदेश सरकार की तरफ से इसको समझ सकते हैं हिमाचल प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, और जो शिक्षा निदेशालयों में एक ग्रुप बनते जा रहे हैं उसको खत्म करने के लिए भी। जी वैशाल जी। राशिद, एक सवाल यहाँ पर और है कि ये 41 रसूखदार टीचरों के खिलाफ अभी ये फैसला, खिलाफ तो या कहें या उनके बारे में यह फैसला लिया गया है, तो क्या ये समझा जाए कि आने वाले दिनों में ऐसे और, चूंकि 41 की संख्या कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, तो क्या इसका मतलब है कि और ऐसी संख्या में टीचर्स हैं जो अपने असर रसूख की वजह कर अपने मूल स्थान से वहां से उन्होंने डेपुटेशन पे हेडक्वार्टर ऑफिस में या डायरेक्टरेट में कहीं बैठ के उन्होंने सारा उनका समय इधर जा रहा है? तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? और जब वो इधर लाए जाएंगे तो फिर ऐसे यहाँ जो जगह खाली होगी वहां कौन, उसे कौन भरेगा? जी बिल्कुल वैशाल, क्योंकि इनमें से जो अधिकांश टीचर, जो इन 40 टीचर्स की ट्रांसफ़र हुई है, इनमें से अधिकांश टीचर्स वो हैं जो सत्ता के गलियारों में अच्छी पकड़ रखते हैं, जिनके
नज़दीकी लोग या तो फिर वहां पर तैनात हैं। अधिकारियों की अधिकांश वीवीआईएन में शामिल हैं। इसके अलावा राजनीतिक जिनकी पहुंच बहुत बेहतरीन है वो टीचर्स वो हेडक्वार्टर में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो चाहे फिर स्टेट हेडक्वार्टर हो वहां पर तैनात हैं। अब जो पिछली सरकार में भी कोशिशें की गई थी लेकिन सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन अब जो दूसरी लिस्ट की उम्मीद है, जो जैसे राजधानी शिमला के आसपास के क्षेत्र हैं, करीब 20 किलोमीटर के क्षेत्र हैं, अधिकांश टीचर्स वहीं तैनात हैं। एक जगह से दूसरी जगह म्यूचुअल ट्रांसफर जिसको कहते हैं, वो इसी 20 किलोमीटर के दायरे में 25 किलोमीटर के दायरे में घूमते रहते हैं। तो अब उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश सरकार उस तरफ भी देखेगी और उन टीचर्स को भी प्रदेश के अन्य हिस्सों में जहां टीचर्स की कमी है वहां पर तैनाती के लिए भेजा जाएगा और यही रूल फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि लंबे समय से तैनाती इनकी यहाँ पर है स्कूल्स में और कुछ एक स्कूल्स में तो आवश्यकता से अधिक टीचर्स भी हैं, जितने बच्चे कम हैं और टीचर्स जो रेशो होनी चाहिए थी जो पूरे प्रदेश में है उस हिसाब से प्रतिशतता के आधार पर जो की पोजीशंस है, की सेंटर्स हैं, चाहे वो शिमला की बात हो या फिर जिला मुख्यालय हम कह सकते हैं प्रदेश के उनकी बात हो, तो उस तरफ भी अब प्रदेश सरकार एक्शन लेने का मन बना रही है और डायरेक्टरेट और जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस है वहाँ से तो सरकार की तरफ से आदेश जारी कर ही दिए हैं। तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि अब जो लंबे समय से एक स्थान पर टीचर्स अटके हुए हैं या फिर म्यूचुअल ट्रांसफर 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर के एरिया के अंदर कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी अब सरकार कुछ निर्णय लेगी और जल्द वो दूसरी लिस्ट भी अब देखने को मिल सकती है। विशाल जी, राजेंद्र बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और ये काफी इससे एक थोड़ी खलबली भी मच सकती है। बड़ा ये कदम है राज्य सरकार का, जब वर्षों से दफ्तरों में बाबूगी कर रहे शिक्षकों पर शिकंजा कसते हुए ये कदम उठाया गया है और 41 असुविधा टीचरों की तैनाती के आदेश किए गए रद्द। डेपुटेशन और सेकंडमेंट आधार पर तैनाती के जो आदेश थे उसे रद्द किए गए। ज्यादातर अफसरों और राजनेताओं की मास्टरनी बीवियां शामिल हैं। एजुकेशन डायरेक्टरेट, डिप्टी डायरेक्टर, ब्लॉक एजुकेशन दफ्तरों में बाबूगिरी कर रहे थे ये अध्यापक। इस तरह की खबरें हैं और ये जाहिर है कि इस शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं सुधार की तरफ एक कदम प्रतीत होता नजर आ रहा है। लेह में विश्व की सबसे ऊंची जिप लाइन, जी हां, जिप लाइन का आज उद्घाटन होगा। अध्यक्ष CECLAHDC करेंगे इसका उद्घाटन। जिप लाइन साहसिक प्रेमियों के लिए एक बड़ा तोहफा हो सकता है। पर्यटन को भी इससे काफी जबरदस्त बूस्ट मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। तो ये एक अहम खबर लेह वासियों के लिए। लेह में विश्व की सबसे ऊंची जिप लाइन का उद्घाटन होने जा रहा है। ये न सिर्फ ये कि लेह में है, खूबसूरत वादी में है, बल्कि विश्व की सबसे ऊंची जिप लाइन होगी। इसका उद्घाटन आज ही होना है और उद्घाटन जो है वो CECLAHDC के अध्यक्ष करेंगे। और जिप लाइन ये साहसिक प्रेमियों के लिए और ऐसे तमाम लोगों के लिए जो एडवेंचर में से काफी उनका जुड़ाव है, जो एडवेंचर से प्रेम करते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स से प्रेम करते हैं, उनके लिए काफी बड़ा एक तोहफा है, एक अच्छी जगह है और इससे पर्यटन को जाहिर है कि काफी बढ़ावा मिलेगा। आगे बढ़ते, मणिपुर हिंसा पर सरकार को घेरने की तैयारी। मणिपुर के हालात पर विपक्ष का आज प्रदर्शन। काले कपड़े पहनकर संसद पहुंच रहे इंडिया के लीडर। इंडिया से मुराद वो जो अपोजिशन का गठबंधन है उसके जो लीडर्स हैं वो तमाम के तमाम काले कपड़ों में संसद पहुंच रहे हैं। संसद परिसर में विपक्ष के सांसदों का प्रदर्शन। तो ये देखिए, ये जो एक तस्वीर आपको नजर आ रही है, जब आपस में ये जब मीटिंग कर रहे हैं, इसमें विपक्ष के कई दल शामिल हैं और खासतौर पे जो इंडिया जो विपक्षी दलों ने नया अपना नाम दिया है, उस गठबंधन में शामिल तमाम दल, जिसमें 26 पार्टियां बताई जा रही हैं, तो उनके जो भी मेंबर जो संसद के सदस्य हैं वो आज इस तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे कि वो काले कपड़ों में जाएंगे संसद। और ये जो प्रदर्शन है, ये जो विरोध प्रदर्शन, दरअसल ये मणिपुर में जो कुछ घटा है और जो उसकी तस्वीरें वायरल हुई थी और उसके बाद उसके नतीजे में जिस तरह से मणिपुर पर ध्यान आकर्षित हुआ और मणिपुर की तरफ की वहां से लगातार 2 से ढाई महीने जिस तरह से वहां पर हालात बने रहे, उसको लेकर विपक्ष का यह प्रदर्शन है। विपक्ष लगातार
संसद में यह दबाव डाल रहा है कि मणिपुर पर 267 के तहत जो है वो बहस कराई जाए, यानी जिसमें बहस की कोई सीमा नहीं तय नहीं होती, लंबा समय मिलता है, तमाम पार्टियों को मिलता है। लेकिन अब उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ गया है, इसमें जो है अविश्वास प्रस्ताव भी जो है वो लाया गया है। तो आज जो प्रदर्शन है वो इस तरह से है। संघार चल रहा है, एथनिक क्लेंसिंग चल रहा है, हिंसा चल रही है, खुलेआम वहां पे मणिपुर के स्ट्रीट्स पे मौत नाच रही है, द डांस ऑफ डेथ ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मणिपुर। लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं। सरकार जब मणिपुर में इस तरह के हादसे हो रहे हैं तो इधर उधर के स्टेट्स के एक दो हादसों के बारे में बात करती है, इसके बारे में चर्चा करना नहीं चाहती। प्राइम मिनिस्टर सदन को आना नहीं चाहते, प्राइम मिनिस्टर सदन में बात रखना नहीं चाहते। तो इसीलिए हम लोग जो है मणिपुर में जो हालत है उसको सिंबलाइज करते हुए उनके पक्ष में खड़े हुए थे, मणिपुरियों के पक्ष में खड़े हुए थे, आज काला दिन हम लोग पार्लियामेंट में मना रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मणिपुर के लोगों के घाव पर नमक छिड़क रहे हैं। जिस समय हम बोल रहे हैं कि वो मणिपुर जाके देश की व्यवस्था को संभाले, राष्ट्र सुरक्षा के हित में काम करे, वो यहाँ पे भाषणबाजी में लगे हुए हैं। तो इसी से साफ जाहिर होता है कि भारत के इतिहास में हमें पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिल रहा है जब देश के किसी कोने में आग लगी हुई है तो वो देश के राजधानी में अपने ही भाषण में मग्न हो चुके हैं। ये है कि एक काले वस्त्र जो हैं, आज जो फैसला लिया गया है कि तमाम सांसद जो इंडिया अलायंस के साथी सांसद हैं वो आज काले वस्त्र पहनकर आए हैं ताकि हम लोग अपने वस्त्रों के माध्यम से भी अपना विरोध दर्ज करा सकें कि जिस प्रकार से एक निर्दयी सरकार मणिपुर के बारे में बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, मणिपुर के विषय में संज्ञान लेने को तैयार नहीं है, उस सरकार को अपने वस्त्रों के माध्यम से भी, इस काले कपड़े के माध्यम से भी मैसेज पहुंचाएं कि अपनी नींद से जागो, सत्ता के नशे से बाहर आओ। और एक प्रयास है मणिपुर के लोगों के साथ खड़े होने का, कंधे से कंधे मिला के खड़े होने का। तो ये वो तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि तमाम जो सांसद हैं वो विपक्षी गठबंधन जो नया नाम दिया है INDIA, जिसे हम शॉर्ट में इंडिया पढ़ सकते हैं, तो इंडिया गठबंधन के तमाम जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो आज अपना प्रदर्शन इस तरह से कर रहे हैं कि वो काले कपड़ों में संसद आज पहुंचे हैं वो, और उन्होंने जो अपनी बातें अभी बताई, आपने सुना उसे कि किस तरह से वो प्रदर्शन को लगातार जो है उनकी अपनी मांग है उसके तहत वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और अमरनाथ यात्रा की खबर है, जम्मू से 25वां जत्था रवाना हो चुका है। जम्मू यात्री निवास से 25वां जत्था रवाना हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालु रवाना हुए हैं। जत्थे में कुल 3111 श्रद्धालु शामिल हैं। तो इनमें से इन तमाम श्रद्धालुओं को दो अलग अलग रास्तों से, यानी बालतल और पहलगाम के रास्ते से आगे कश्मीर तक भेजा जाता है, और इनमें से भी ये दोनों आज भी इसी तरह से जो हुआ है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि अमरनाथ यात्रा अब तक लगातार बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। सिर्फ बीच में 2-3 दिनों के लिए जब बारिश को ज्यादा हुई थी तो यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें जम्मू यात्री निवास पे ही रोका गया था, लेकिन उसके बाद से फिर से जो यात्रा जारी है, तो हर दिन कभी 3000 कभी 4000 के आसपास जो संख्या है वो लगातार जो है वो जारी है। और आज भी ये 25वां जत्था है जो शामिल हुआ है। तो अब तक जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 3,40,000 से ज्यादा जो अमरनाथ यात्री अब तक जो है वो बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। जम्मू यात्री निवास से अमरनाथ यात्रियों का 25वां जत्था आज सुबह पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। जत्थे में 3,111 श्रद्धालु शामिल हैं। इनमें से बालतल के मार्ग से 957 और जबकि पहलगाम के मार्ग से 2154 श्रद्धालु पवित्र गुफा के लिए निकल पड़े हैं। और इसी के साथ यहां पे एक छोटा सा ब्रेक का समय हो गया है। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ।